नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हिस्ट्री जो बिहार की स्पेशल है उसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोडेड है और वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये उसका सेकंड पार्ट होगा क्योंकि एटलीस्ट लगभग 300 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के, जिनको एक पार्ट में हो नहीं पाया था, तो ये दूसरे पार्ट में हमें अपलोड करना पड़ा इसको। तो यहाँ पे 151 क्वेश्चन से लेके पूरे लगभग 300 प्रश्न तक के ये हैं। देखिए, ये प्राचीन इतिहास बिहार स्पेशल का है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर आप वास्ट लेवल पे जाना चाहें तो फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेस्ट और मतलब ये कहें कि संक्षिप्त पूरी एमसीक्यू है, जिससे आपको ओवरऑल पूरा आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में आया क्या क्या है और कैसे कैसे इनको हमें रिस्पॉन्स करना है, कैसे कैसे हमें आगे इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये बिहार स्पेशल के ही प्रश्न हैं जो कि पिछले सालों एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्न को। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, इसमें है नंदवंश की स्थापना किसने की थी। तो नंदवंश की जो स्थापना थी वो महापद्म नंद ने की थी। कब की थी? 344 बीसी में की थी। 344 में ईस्वी पूर्व में महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की हत्या कर मगध पर नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद अभी तक मगध की गद्दी पर बैठने वाले राजाओं में सबसे श्रेष्ठ था, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया। देखिए, जितने भी यात्री जो हैं वो बाहर से और बिहार में आए हैं उनकी आप टाइमिंग याद कर लीजिएगा, किस राजा के टाइम पीरियड में आए वो याद कर लीजिएगा, और उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट वर्क किए वो आप याद कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न हमेशा पक्का आना है आना। ठीक है, तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो वो किया 673 ईस्वी में। ठीक है, 673 ईस्वी में बिहार के भ्रमण पर आया और 692 ईस्वी तक वो बिहार में रहा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। बाकी 3 सुमेलित हैं। तो जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश, महापद्म नंद जो है ये मौर्य वंश का नहीं, ये नंद वंश का है, कालाशोक शिशुनाग और घनानंद नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, इसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वो सासाराम से प्राप्त हुई हैं। इससे गुप्तकालीन शिल्पियों के संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में देवबरनाक से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासकों में 3 गुप्त शासकों के नाम अंकित हैं। देवगुप्त, विष्णुगुप्त और तीसरा क्या नाम है? तो वो तीसरा नाम है जीवित गुप्त प्रथम। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। देवबरनाक अभिलेख कहाँ से मिला? ये आरा से मिला है। इसमें परवर्ती गुप्त शासकों के नाम दिए गए हैं। तो इतनी सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट है, पावापुरी का संबंध किससे है? तो पावापुरी का संबंध भगवान महावीर के निर्वाण क्षेत्र से है। लगभग 72 वर्ष की आयु में 668 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी ने राजगृह के समीप पावापुरी में मल्लराज सस्तिपाल के महल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो की पॉइंट है इनको आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसे ही की पॉइंट पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध समिति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? तो आपको पता है 4 बौद्ध समितियां हुई। ठीक है, जिसमें से 3 जो बौद्ध समितियां हुई वो बिहार में हुई और जो चौथी हुई वो बिहार में नहीं हुई, वो हुई कश्मीर में। ठीक है, वो हुई कुंडलबन में। कौन शासक था? कनिष्क शासक था और इसके आचार्य जो थे वो वसुमित्र थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य मूर्ति किस कला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये गुप्त कला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है सुल्तानगंज से प्राप्त कांस्य मूर्ति। ठीक है, तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, गुप्त कला शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया है महापद्म नंद ने। 344 बीसी में कालाशोक की हत्या कर मगध की गद्दी पर नंद वंश की नींव रखी और महापद्म नंद अभी तक मगध की गद्दी पर बैठने वाले राजाओं में सबसे श्रेष्ठ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का कार्यस्थल रहा है? तो वो महात्मा गांधी जी का कार्यस्थल रहा है। बिहार के बोधगया, नालंदा, वैशाली ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो जो यहाँ पे थे वो 3 थे। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे 8 थे। ठीक है, तो 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। और महाजनपद की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। और 3 महाजनपद कौन कौन से थे जो बिहार में थे? मगध, वज्र,
ये वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित था और जिनकी राजधानी कितनी थी, चंपा, अंग की, मगध की गिरिव्रज और वज्र की वैशाली। तो आप ये सारे याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी 412 ईस्वी पूर्व में, और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो खुद शिशुनाग ही था। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो वहाँ से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, और महीपाल प्रथम 988 से लेकर 1038 ईस्वी को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ तथा जरासंध, ये दोनों थे। तो आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों को मिलाकर मगध कहा जाता है। मगध पर शासन करने वाले प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा? बृहद्रथ वंश था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस शासक को कालिका अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो ये महापद्म नंद के लिए सारी उपाधियां यूज की गई हैं। नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक ये था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो वो कालाशोक था। इसको काक वर्ण भी कहा जाता था। ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो ये था बृहद्रथ वंश, हमने अभी ऊपर ही देखा है। महाभारत एवं पुराणों से ज्ञात होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिव्रज या राजगृह को राजधानी बनाकर मगध में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मगध को। क्यों दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और उसके पश्चात उत्तर भारत में जिन राज्यों के मध्य राजनीतिक एकाधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था उनमें मगध, अवंती, वत्स और कौशल प्रमुख थे। तो ये 4 महाजनपद प्रमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो विदेह। ठीक है, यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र नीमि विदेह से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो वो मगध राज्य के लोगों के लिए अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया, कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो अंग था, वज्र था, मगध था, वत्स नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे वत्स जो है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं या विष्णुगुप्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये बनाया उदयन ने। अजातशत्रु के बाद 460 ईस्वी पूर्व में उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था, जिसका बाद में कुसुमपुर या पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। तो ये आप याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो वो उदयन ने बनाया था। मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी? तो वो राजगीर थी, पहाड़ियों से घिरी थी, और दूसरी ओर पाटलिपुत्र जो था ये नदियों से घिरा था। तो आप ये याद रखिएगा कि पहाड़ियों से मगध की कौन सी राजधानी घिरी थी? तो वो राजगीर, और कौन सी राजधानी नदियों से घिरी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। एग्जामिनेशन में आने के ऐसे प्रश्न बहुत चांसेज होते हैं। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था? तो उसने राजगृह राजधानी का निर्माण किया था, इसके बाद जो कि मगध की राजधानी थी। पुष्पमित्र शुंग का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो पुष्पमित्र शुंग का शासन जो प्रारंभ हुआ था 185 एडी में प्रारंभ हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना की। पुष्पमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व से 151 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ये ईस्वी पूर्व है, यहाँ छूट गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब एक ही एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे मौर्य सम्राट अंतिम कौन था? तो बृहद्रथ हो गया। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्पमित्र शुंग हो गया। तो पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब की? तो 184 बीसी में की। ये सारा चीज़
मतलब एक ही एक्सप्लेनेशन में मेरा कहने का मतलब ये है कि कई सारे फैक्ट निकलते हैं, और अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में छूट जाए, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो यहीं से आते हैं, और ये 10 साल के लगभग पुराने क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो वो थी चंपा नगरी। जैन तीर्थंकर वसुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या था? ये भैंस था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? तो गोपी गुफा का जो संबंध है वो दशरथ से है। नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित है। इस गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था। इसके अलावा दशरथ ने और क्या क्या निर्माण कराया था? लोमस ऋषि की गुफा, कर्ण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था। तो अशोक का पौत्र कौन था? वो दशरथ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक डेमेट्रियस 185 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र पर अपना आक्रमण किया। उस समय पुष्पमित्र शुंग का शासनकाल था। आपने अभी ऊपर देखा 184 ईस्वी पूर्व में इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करते रहिए, थोड़ा रिकॉल करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी और भूलेंगे नहीं कभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कई बार डिस्कस हो चुका है और मुझे लगता है अब आपको याद हो गया होगा। तो ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के पश्चात कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता साबकमीर या साबाकामी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये जो है वो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। इस काल के अवशेष मुंगेर तथा नालंदा से मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। वह किस वंश से संबंधित था? तो वो हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, 400 अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो है वो 460 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बना। उदयन जो था वो हर्यक वंश का तीसरा उत्तराधिकारी था। हमने पहले ही प्रश्न में देखा था कि हर्यक वंश का पहला कौन था, दूसरा कौन था और तीसरा कौन था। आई होप आपको याद होगा। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों के बाद 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध विद्वान मोगलीपुत्तिश की अध्यक्षता में हुई थी। इस महासभा में धर्म संबंधी समस्त विवादग्रस्त विषयों पर विचार करके बौद्ध धर्म में एकता लाने का प्रयास किया गया था। तो ये उसका उद्देश्य था, वो भी आप याद रखिएगा। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में आक्रमण किया था तथा विजय प्राप्त की। इसी आक्रमण में 1 लाख लोगों का संहार हुआ था, जिसके बाद से फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने धम्म की नीति को स्टार्ट किया था। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 455 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसने की थी? उदयन ने की थी, हर्यक वंश का जो कि तीसरा शासक था। यह स्थान सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये फाहियान ने कहा था, जो कि 399 बीसी में इंडिया आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है पाटलिपुत्र को। स्थापना हर्यक वंश, उदयन 455 ईस्वी पूर्व, अब इतना याद होगा आपको। तीसरा हर्यक वंश का शासक। जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो जरासंध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, महाभारत में जरासंध तथा भीम के युद्ध का वर्णन हुआ है। इस युद्ध में कृष्ण की सहायता से भीम द्वारा जरासंध को मारा गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के निकट, जैन मतावलंबियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वो राजगीर थी, जिसको गिरिव्रज भी हम कहते हैं। महागोविंद नामक वास्तुकार जो कि बिंबिसार के दरबार में था, राजगृह राजधानी का निर्माण किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बौद्ध ग्रंथों की खोज के सिलसिले में भारत आया था? तो ये फाहियान आया था 399 ईस्वी पूर्व, ये लिखा है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ये आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राचीन विश्वविद्यालयों में से बिहार में कौन स्थित थे? तो बिहार में विक्रमशिला और नालंदा दोनों ही स्थित थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? 185 बीसी में हो गया था और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को हराने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो वो था 320 ईस्वी था। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये गुप्त अभिलेखों से प्राप्त होता है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो वो अश्वघोष को प्रश्रय दिया था कनिष्क ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था? तो वो था कृष्णगुप्त। टाइम पीरियड 480 से लेकर 502 ईस्वी परवर्ती गुप्त का ये संस्थापक था। और कृष्णगुप्त के बाद हर्षगुप्त आया, जिसका टाइम पीरियड रहा 505 से लेकर 525 ईस्वी तक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों के बाद अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। आई होप आपको ये याद ही हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया? तो उसने किया था 673 ईस्वी में चीन का बिहार का भ्रमण किया था, जो कि 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी है, ये यक्षिणी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दीदारगंज से, पटना से। ठीक है, इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वान हुएन से भारत की यात्रा की? तो ये आदित्य सेन के शासनकाल में ये आए थे और आदित्य सेन माधव गुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो ये 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, जिसको पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्र संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पहला युद्ध कौशल के साथ हुआ था और दूसरा युद्ध वैशाली के साथ हुआ था, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की थी? तो ये की थी अजातशत्रु ने ही। मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। राजगीर या राजगृह में दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना मगध के शासक अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कव्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कव्य वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके अमात्य वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कव्य राजवंश की नींव डाली और वासुदेव ने पाटलिपुत्र के द्वारा प्रवर्तित राजवंश में कुल 4 राजा हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कव्य वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो ये आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की। कब? 30 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, वासुदेव कव्य वंश का प्रवर्तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो वो मेगस्थनीज ने किया है। इंडिका जो इसकी किताब है उसमें किया है। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ये आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो वो कव्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। आपने अभी ऊपर देखा, वासुदेव ने किया था और 75 ईस्वी पूर्व में ये किया था। शुंग वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो वो देवभूति था। तो ये सारी चीज़ें आप याद करिएगा। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। कुछ स्रोतों में उसे बौद्ध पर अत्याचार का दोषी भी ठहराया जाता है, जिनकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पुष्यमित्र शुंग। मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था? तो वो जाहिर सी बात है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 184 एडी में किया था। ये ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, महाजनपद युग में पावापुरी
किस गणराज्य की राजधानी थी? तो वो कोलीय गणराज्य की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इन महाजनपदों में मगध क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था जीवित गुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसे वाकपतिराज के गौड़ वाहो चरित्र के अनुसार कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने युद्ध में पराजित कर जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर दी थी और इस वंश का अंत कर दिया था। इस तरह 8वीं शताब्दी के मध्य में मगध यशोवर्मन के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, ये परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के गया जिले में अफसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो परिवर्ती गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और कृष्णगुप्त जो था ये इस वंश का संस्थापक था। परिवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त, जो इसका टाइम पीरियड 510 से लेकर 525 और परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो अभी हमने ऊपर देखा जीवित गुप्त द्वितीय था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। सिकंदर के आक्रमण के साथ मगध का शासक कौन था? तो वो धनानंद था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो ये जीवित गुप्त ने जीता था, इसके बारे में ये कहा गया है। इसको एक उपाधि मिली है जो पूछा गया है एक बार, राजाओं में सिरमौर, ये उपाधि जीवित गुप्त को मिली है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो वो था नालंदा में। ठीक है, गुप्त काल में नालंदा में बौद्ध विहारों की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के परिवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। शासक और उपाधि दिए गए हैं, हमको ये करना है यहाँ पे मैच करना है 1 by 1। तो इसका हम देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट लिखा गया है। तो हर्षगुप्त की उपाधि जो थी वो वीर योद्धा, कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो की जो उपाधि थी हमने ऊपर देखी, राजाओं में सिरमौर या छति सचूड़ामणि, और आदित्य सेन की उपाधि जो थी वो परम भट्टारक महाराजा धीराज। इसको आप याद रखिएगा। वेनसांग ने पाटलिपुत्र में की थी? तो वो की थी 637 ईस्वी में वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो थी गिरिव्रज या राजगीर। ठीक है, यह जनपद भारत के सभी जनपदों में शक्तिशाली था और दक्षिणी बिहार में स्थित था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो किया था नालंदा में अध्ययन किया था। चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्षों तक निवास कर उसके योग शास्त्र का अध्ययन किया था। शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए वेनसांग ने बताया कि नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में कब आगमन हुआ? तो ये हुआ 315 ईस्वी पूर्व। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है और इसमें मौर्य प्रशासन और पाटलिपुत्र का विशद वर्णन किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो मोंगलीपुत्र ने की थी और ये राजा कौन था? वो अशोक था। आप याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में ये हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो वो चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? एक बार पूछा गया है, तो वो तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी और जो चंपा का प्राचीन नाम था वो मालिनी था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वो बोध गया है, राजगीर है, वैशाली है, सभी से उनका एक घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, और फिर अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने कर्ण चौपड़ और फिर लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी, ये इनका निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो वो मेगस्थनीज है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और इसने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल किया है। एक चीज़ इसमें जानने लायक है जो इम्पोर्टेंट है, उसने पाटलिपुत्र नगर के संबंध में बताया कि इस नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था। ठीक है, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। नगर में अनुशासन बनाए रखने हेतु तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षण कहा जाता था। तो ये आप देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भ्रमण पर आए वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरणी अपनी यात्रा के वृत्तांत में किया है?
तो वो पाटलिपुत्र पटना में। भारत में भ्रमण पर आए ह्वेन-त्सांग ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। ह्वेन-त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कुछ समय तक अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वो कुमारगुप्त था। ठीक है, हर्ष काल में नालंदा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो घनानंद था। नंदवंश पर मगध का शासन 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक रहा। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य राजवंश की नींव डाली थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था? तो ये किया था बोध गया से, महाबोधि वृक्ष के नीचे। और एक मिनट, महाबोधि वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। मौर्य सम्राट ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में इस तीर्थ की यात्रा की और यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो वो शशांक था। इसने बंगाल का शासक था शशांक। यह अत्यंत क्रूर और धर्मांध था। इसने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई और बहुत से बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या कहलाता है? तो वो इंडिका कहलाता है। मेगस्थनीज द्वारा लिखित है ये। और इसी में इन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 5 सदस्यों की 6 समितियां करती हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था शिशुनाग ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसको पदच्युत कर काशी के गवर्नर शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दी? तो ये कलिंग का युद्ध था। जब कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इसका जो डिटेल है वो 13वें शिलालेख में दिया है अशोक ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। 411 ईस्वी में आया था। ठीक है, फाहियान। और इसमें चार चीनी यात्री हैं जो आए हैं इंडिया, उनका आप टाइम पीरियड जरूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के भागों में कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो यहाँ पे वज्ज जो था ये गणतंत्र था 16 महाजनपदों में, और ये 8 राज्यों का एक संघ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो ये माधवगुप्त को हर्षवर्धन ने अपना प्रतिनिधि बनाया था। किस लिए? इसलिए कि गौड़ के शैव शासक राजा शशांक के किसी भी आक्रमण से बचा जा सके। माधवगुप्त मगध में उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड जो है वो 321 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये किया था मौर्य राजवंश ने। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? तो जो वज्र संघ की राजधानी थी वो कुंडग्राम थी। वज्र संघ में 8 राज्य थे और वर्तमान तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इनमें 3 प्रमुख राज्य विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रक कुंडग्राम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राजा कौन कौन थे? तो वो राज्य है, राजा नहीं सॉरी, मगध और विदेह जो है ये 2 मुख्य राज्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। विदित है कि मगध साम्राज्य की राजधानी सर्वप्रथम उदयन ने पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस परिवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो वो किया था कुमारगुप्त तृतीय जो था उसको पराजित किया था। ये इसकी डिटेल, मगध के परवर्ती गुप्त शासक कुमारगुप्त ने मौखरी शासक ईशान वर्मा को पराजित किया था। अफसड़ लेख में उसकी शक्ति की प्रशंसा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य के किस काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो मगध के जो लिपि प्रचलित थी वो मोस्टली ब्राह्मी प्रचलित थी, बाकी खरोष्टी और अरामाइक लिपि भी प्रचलित रही हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा प्रचलित ब्राह्मी ही रही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो ये 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य दरबार में उपस्थित हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये कलिंग राजा खारवेल ने 12वें वर्ष मगध नरेश को पराजित कर दिया था तथा मगध नरेश ने खारवेल की शासक की अधीनता को स्वीकार कर ली। इस अभियान में खारवेल को अपार संपत्ति कलिंग के जिन प्रतिमा उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासक किसका था? तो ये लिच्छवियों का शासक था। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मगध पर शक शासकों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो वो पाटलिपुत्र से रहा है। इनका जन्म 473 ईस्वी कुसुमपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त को ये कहा गया है। इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 510 से लेकर 525 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नालंदा में। इनके बुद्ध के 5 शिष्य कौन कौन से थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोग्गलायन। ठीक है, तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। ये पांचों शिष्यों के नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बताना है। और ये एक टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग मगध नरेश बिंबिसार का देहावसान कब हुआ, सम्राट बृहद्रथ की हत्या कब हुई, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम इसको एक्यूरेट देख लेते हैं। मगध नरेश बिंबिसार का देहावसान कब हुआ? 492 ईस्वी पूर्व। वर्धमान महावीर का देहावसान कब हुआ? वो 468 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संहिता कब हुई? 251 ईस्वी पूर्व। और सम्राट बृहद्रथ की हत्या कब हुई? 184 ईस्वी पूर्व। तो ये सारे आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक जो है तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश का ये संस्थापक था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ भी एक अनुक्रम आपको बताना है। पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना, वेनशांग की बिहार यात्रा, कर्नाट वंश के प्रभुत्व का अंत, फिरोज शाह का बिहार अभियान। तो इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम एक फ्रेम में रखना है इसको कि क्या क्या है। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें। पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना पहले हुई, उसके बाद फिर वेनशांग की बिहार यात्रा हुई, और फिर कर्नाट वंश के प्रभुत्व का अंत हुआ, और फिर फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा इसके हिसाब से। कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो कालाशोक जाहिर सी बात है शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्म नंद, ये मौर्य वंश नहीं, ये नंद वंश है। बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्राचीन राजवंश नहीं रहा है? तो प्राचीन राजवंश जो है वो कलिंग वंश नहीं रहा है। वर्तमान में उड़ीसा प्रांत के प्राचीन काल का कलिंग राज बसा हुआ है। बौद्ध महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञापारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों के आधार पर बनाया गया? तो वो पाल कला शैली की चित्रकला के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ है, तो इसको आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ क्या है? प्रज्ञापारमिता पाल शैली की चित्रकला के चित्रों के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसके बाद फिर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगीर में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, और इसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। और तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, पावापुरी किस धर्म से संबद्ध स्थल था? तो वो जैन धर्म से संबद्ध स्थल था। पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो अभिलेखों की जो लिपि है वो तो ब्राह्मी है, लेकिन और भी लिपियां मिली हैं। मौर्य अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है की अभिलेख की खरोष्टी लिपि है, और तक्षशिला एवं लघवान जो कि काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख की आरामाइक लिपि है। बाकी जो और लिपियां मिली हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया। 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर इसने
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। वही नंदवंश के शासक घनानंद को हटाकर 322, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की? तो ये इसने की थी 10वें वर्ष में। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें भीषण नरसंहार और रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसने धम्म विजय की नीति को अपनाया। ठीक है, और अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म जो था वो नैतिक आचार संहिता थी, प्रशासनिक संहिता थी, युद्ध संहिता थी, तो ये सारा ही था, ये धम्म है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, इनका अन्य नाम जो है वो विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो वो मल्ल गणराज्य की पावापुरी राजधानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। राजगृह राजधानी को बिंबिसार के समय वास्तुकार महागोविंद ने निर्मित किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों की चित्र अंकित है, यह किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के हैं। इसी स्थान पर गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु की मूर्ति पाई गई है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किससे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल का चरमोत्कर्ष कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में। ठीक है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ पर धारण की थी? तो वो की थी पाटलिपुत्र में 320 ईस्वी में। इसके बाद हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके आधुनिक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो ये कहा है समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से ये उत्पन्न हुआ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो ये घनानंद था। सिकंदर इंडिया कब आया? वो 326 ईस्वी पूर्व भारत आया और सिकंदर के समय मगध पर नंद वंश का शासक था और धनानंद वहाँ का शासक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था 460 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र जो हुआ उदयन हुआ। उदयन के शासनकाल में सर्वप्रथम घटना गंगा सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? तो आर्यों के विस्तार में लोहे का उपयोग सहायक था। ठीक है, जिससे उन्होंने जंगल की सफाई करनी शुरू कर दी, खेत बनाए और फिर रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित किया तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वज्जियों से। मगध के शासक अजातशत्रु ने वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित किया तथा किलों में सुसज्जित किया, और जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वे वैशाली की थी। वैशाली एक समृद्धशाली नगर था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो वो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हो गया था। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो राजनीतिक नीतियों के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाग का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये परिवर्ती गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। देवबरनाग अभिलेख, इसको देख लेते हैं। परिवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। शाहपुर पटना जिले में स्थित तथा मंदार भागलपुर में स्थित से आदित्य सेन के समय के लेख मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा और उनका जीवन सुदृढ़ हुआ। कृषि, उद्योग तथा व्यापार में विकास से जनपदों का निर्माण संभव हो सका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए थे, यह कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। विदेह के राजा जनक के दरबार में विद्वानों की एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए थे। यह कथा बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राजा में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में से बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है। विदेह वज्र संघ के सदस्य थे जो भागलपुर तथा दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र शुंग था। 184 ईस्वी पूर्व में इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी और इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 151 ईस्वी पूर्व तक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर, जिसने इंडिया में आके इंडिका नामक बुक लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो वो कनिंघम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो वो अशोक के दरबार में रहता था और इसी ने कहा था कि अशोक एक दिन महान राजा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन देश से फाहियान भारत में किस राजा के शासनकाल में आए? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया या कौन किया? तो वो किया था आदित्य सेन ने किया था इसका अंत। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बिहार के किसी भी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया, जिसका अंत आदित्य सेन ने किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो ये शुंग वंश के शासन में हुआ था। भारत पर यवन शासक डेमेट्रियस का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम आदि ग्रंथों में यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये पूरे 295 प्रश्न, खैर ये पूरे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे इतिहास के जितने भी प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो में, और मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा जो बिहार के इतिहास के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 295 तो प्रश्न हैं, तो ये तो एक फैक्ट हो गए और हर प्रश्न के साथ लगभग 2-3 फैक्ट ऑटोमेटिक इनबिल्ट हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो लगभग आपके 1000 के आसपास फैक्ट तैयार हो गए जो कि प्राचीन इतिहास के बिहार से ही हैं। इतने फैक्ट बहुत होते हैं, इतना आप डाइजेस्ट कर लीजिए, सही से इनको याद कर लीजिए, वो एनफ है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फिर उसमें कोई आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी डेटा रखिए उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए। इधर भी किया उधर भी किया और पता लगा हुआ कुछ नहीं, तो कम से कम एक करिए, चाहे जो करिए एक करिए जिसको अच्छी तरीके से आप समझिए और उनको करिए। तो यहाँ भी अगर ये दोनों वीडियो आप कंपाइल करेंगे तो आपको लगभग 1000 के आसपास फैक्ट मिल जाएंगे, और 1000 अगर आपके पास फैक्ट हो गए जो कि प्राचीन इतिहास बिहार विशेष में रिलेटेड है, तो आपके कम से कम 70% टू 80% प्रश्न आपके किसी भी एग्जामिनेशन में जो बिहार में हो रहे हैं आप उसमें कर पाएंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मेडिवल का होगा। बाकी फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, और बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।